नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था राजनीति विज्ञान के जन्मदाता अरस्तू का जीवन परिचय और उसके राज्य संबंधी विचार कौन कौन से थे। आज हम देखेंगे अरस्तू का न्याय का सिद्धांत। यद्यपि अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में न्याय संबंधी अवधारणा का विवेचन प्लेटो के समान ही किया है, किंतु अरस्तू की न्याय की अवधारणा प्लेटो से भिन्न है। यानी अरस्तू की न्याय की अवधारणा प्लेटो से बिल्कुल अलग है। अरस्तू न्याय को सद्गुण का समूह मानते हैं। व्यक्ति को न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। न्याय का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अरस्तू ने इसके दो भेद किए हैं। पहला है सामान्य न्याय और दूसरा है विशेष न्याय, यानी जनरल जस्टिस एंड पार्टिकुलर जस्टिस। सामान्य न्याय से अरस्तू का आशय पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के सभी कार्यों से है। सामान्य न्याय में नैतिकता एवं अच्छाई के सभी गुण आ जाते हैं। अच्छाई के सभी कार्यों, सभी सद्गुणों तथा समग्र साधुता को ही अरस्तू न्याय सामान्य न्याय समझता है। दूसरा प्रकार का न्याय देखते हैं विशेष न्याय, पार्टिकुलर जस्टिस। विशेष न्याय से अरस्तू का तात्पर्य भलाई के विशेष रूपों पर कार्यों से है। इस न्याय को वह आनुपातिक समानता के अर्थ में लेता है। इसका तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति उस कोट में आ जाती है। यानी अरस्तू कहता है जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति उस कोट में आ जाती है। आगे देखते हैं विशेष न्याय को ठीक प्रकार से समझने के लिए अरस्तू ने इसके पुनः दो भाग किए हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है संशोधात्मक न्याय। तो आइए पहला देखते हैं वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभों, पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करे। अरस्तू निष्पक्ष समानता के पक्ष में नहीं है। उसके अनुसार जो व्यक्ति जितना योग्य है उसे वैसा ही पद, स्थान या सम्मान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा देखते हैं संशोधात्मक या सुधारात्मक न्याय। अरस्तू के मतानुसार संशोधात्मक या सुधारात्मक न्याय का विचार नागरिकों के परस्पर व्यवहार से संबंधित है। यह न्याय एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंधों को नियंत्रित और नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारगत बुराइयों को दूर करने का कार्य करता है। यह न्याय मुख्य रूप से अभावात्मक है। आगे देखते हैं संशोधात्मक न्याय भी दो प्रकार का होता है। पहले देखते हैं प्रथम प्रकार के न्याय को ऐच्छिक न्याय कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न संधियां समझौते के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है। इन संधियों के टूटने पर न्यायालय इसमें उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर करती है। दूसरा देखते हैं दूसरे प्रकार का न्याय अनैच्छिक न्याय होता है। जबकि कोई नागरिक किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तो राज्य कष्ट उठाने वाले व्यक्ति की सुनवाई करता है तथा अपराधी को दंडित भी करता है। अरस्तू का तीसरा विचार देखते हैं शिक्षा की परिभाषा, यानी शिक्षा का सिद्धांत। अरस्तू के अनुसार शिक्षा एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करने का कार्य करती है, जिसके माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया जा सकता है। अरस्तू के दृष्टिकोण से शिक्षा एक ऐसी कला है जिसका संबंध व्यवहारिक एवं सामाजिक जीवन से होता है। वह शिक्षा पद्धति को राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। अरस्तू मानते थे कि एक राज्य का कर्तव्य होता है कि वह शिक्षा की व्यवस्था की बेहतर ढंग से लागू करे। राज्य का कर्तव्य होता है कि वह शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करे, जिससे व्यक्तियों को समाज कल्याण करने का अवसर प्राप्त हो। चौथा विचार देखते हैं अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तू ने क्रांति, उसके कारणों और बचत के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के आधार पर किया है। अरस्तू ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर यह विवेचन प्रस्तुत किया। पहला क्रांति का अभिप्राय। अरस्तू के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया है, वरन उसके अनुसार राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है।
यानी राज्य या संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन ही क्रांति है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला है रक्तहीन क्रांति या रक्तपूर्ण क्रांति, दूसरा है व्यक्ति या गैर व्यक्तिगत क्रांति, तीसरा है पूर्ण या आंशिक क्रांति, चौथा है वाग्वीरों की क्रांति और पांचवा है विशेष कार्य के विरुद्ध क्रांति। क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना 3 रूप में की है। पहला है सामान्य कारण। सामान्य कारण में असमानता और अन्याय आता है। और दूसरा है विशेष कारण। विशेष कारण में शासकों की धृष्टता और लालच, दूसरा है सम्मान की लालसा और तीसरा है घृणा, चौथा है भय और पांचवा है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। तीसरा देखते हैं विभिन्न राज्यों या विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित कारण। अरस्तु का 5वां विचार देखते हैं। अरस्तु के संविधान वर्गीकरण की विवेचना। संविधान के लिए अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्द पॉलिटिया है, जो यूनानी शब्द है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषतः सर्वोच्च पद, किसे मिले। अरस्तु ने संविधान को राज्य का अंग और उसके ढांचे को कानूनी आधार मात्र नहीं मानता, बल्कि उसकी नज़र में संविधान स्वयं राज्य है। यानी अरस्तु की नज़र में संविधान स्वयं ही एक राज्य है तथा वह संपूर्ण जीवन की अभिव्यंजना है। अरस्तु द्वारा दिए गए संविधान मुख्य रूप से गुण एवं परिमाणों पर आधारित हैं। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से शासकों की संख्या एवं शासकों के स्वरूप के आधार पर किया है। वहीं शासन के स्वरूप के अंतर्गत अरस्तु ने इस बात को दर्शाया है कि शासन का संचालन कानूनी रूप से जनता के हित में उपयोगी है अथवा नहीं। अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण को 6 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है राजतंत्र या एकतंत्र और दूसरा है निरंकुश तंत्र, तीसरा है कुलीन तंत्र, चौथा है धनिक तंत्र या स्वार्थी तंत्र, पांचवा है संयंत्र तंत्र और छठवां है भीड़ तंत्र। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।